शिक्षा मंत्री जी, आप आके हनुमान बेनीवाल जी के सामने चुनाव लड़ लें तो आपको पता चल जाएगा मैदान में। आपका काम नहीं पड़ेगा विधानसभा में वापिस आने का। जो बोलना है आप बोलो, अभी बोल के अपना मन हल्का कर लो। 2 साल 1.5 साल जो भी बचा हुआ है उसमें अपना मन हल्का कर लो, बाकी आपका अब कुछ होना नहीं है। बेदाग ईमानदार नेता होता है, संघर्षशील, तो हमेशा जनता साथ देती है, लोग साथ देते हैं, अधिकारी डरते हैं, सही को सही गलत को गलत कहने का मादा रखते हैं। चाहे वो संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो। और जिस प्रकार मदन राठौड़ जी की हरकतें हैं वो, और जो दूसरे वाले जो तौलिए वाले भाई साहब जो तौलिया घुमाने वाले, इनको जाने का समय आ गया। अब बात करते डिजिटल इंडिया की, बात करते बुलेट ट्रेन की कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे हम, ये कर देंगे वो। अरे भाई, बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल रही राजस्थान में। तो भजनलाल जी तो नए हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। उनको जेडी और आबकारी में अंतर नहीं पता, उनको पीएचडी पीडब्ल्यूडी का नहीं है, तो वो नहीं कर पाएंगे। देखो उनके ये राधा मोहन जी, क्या मेरे को लग रहा है ये भी कहीं न कहीं इनका भी दिमाग है ना सटक गया, इनको भी इलाज की जरूरत है। आप रोडों पे संघर्ष कर नहीं सकते हो, जनता का भला नहीं कर सकते हो, तो बयानबाजी क्यों कर रहे हो? जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो आओ, माड़ा पहनो और चले जाओ। आज राजस्थान में पूछ लो आम जनता को जाके आप गांव ढाणी में कि कौन है ये राधा मोहन दास, तो वो कह देंगे हमें नहीं पता, कोई किराने की दुकान वाला होगा, हमें नहीं पता, कोई मंडी में कोई काम करता होगा। ये हालात है इनके। राजस्थान में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है, चाहे बीजेपी की तरफ से किया जा रहा हो, चाहे फिर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा हो। जिस तरह बीजेपी की प्रदेश प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल के द्वारा सचिन पायलट पर की गई टिप्पणी हो, चाहे फिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा हनुमान बेनीवाल पर की गई टिप्पणी हो, इन तमाम राजनीतिक का चर्चा पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आरएलपी पार्टी से सरवन चौधरी। सर, आपका स्वागत है गोल्डन हिंद न्यूज में। राम राम जी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हनुमान बेनीवाल को साफ कह रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव में, यानी कि हनुमान बेनीवाल अपने भविष्य में कभी लोकसभा के सदस्य नहीं चुन सकते। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री जी, आप आके हनुमान बेनीवाल जी के सामने चुनाव लड़ लें तो आपको पता चल जाएगा मैदान में। आमने सामने चुनाव लड़ें। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि 2028 विधानसभा के चुनाव, 2029 लोकसभा के चुनाव आप हनुमान बेनीवाल जी के सामने ही लड़ें, अपनी विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के। और अब आपको आपका काम नहीं पड़ेगा विधानसभा में वापिस आने का। जो बोलना है आप बोलो, अभी बोल के अपना मन हल्का कर लो। 2 साल 1.5 साल जो भी बचा हुआ है उसमें अपना मन हल्का कर लो, बाकी आपका अब कुछ होना नहीं है। क्या लगता है कि राजनीतिक बयानबाजी करके आप चर्चाओं में बने रह सकते हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री जी को कोई मानता तो है नहीं। ये तो वही है जो विधानसभा में जाते थे, एक चोला फाड़ के हो उलट करके एक गाड़ी में चोला रखते थे पहन के और वापस घर चले जाते थे। इन्होंने रोडों पे कभी संघर्ष किया नहीं। ये वही है जो 10वीं के स्टूडेंट है, 10th में है या 10वीं में है। जब इनको इतना ही फ़र्क पता नहीं, ये वही तो शिक्षा मंत्री जी, कोई अलग थोड़ी है। ये पता नहीं क्या-क्या कर रहे थे। थोड़े दिन बाद में धर्म की किस प्रकार की ये अनर्गल बातें कर रहे थे। इन शिक्षा मंत्री जी को खुद के अपने जो डिपार्टमेंट का नहीं पता है, क्या हालात हो रखे हैं, किस प्रकार से स्कूल के अंदर है ना, बच्ची कूद के सुसाइड की, आज तक शिक्षा मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। स्कूल की छत के नीचे बच्चे दबे थे, जो इनको ज़िम्मेवारी लेके नैतिकता के नाते इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था, लेकिन शिक्षा मंत्री जी कहाँ थे? आज स्कूलों के भवन की जर्जर अवस्था, ऐसी हालत है। और आने वाले समय में जब बारिश होगी तो वो भवन किस प्रकार से गिर के, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई शिक्षा के ऊपर कोई चर्चा नहीं, ना इनको पता है। इनको खुद को ही नहीं पता है कि राजस्थान में टोटल स्कूल कितनी है और स्कूल शिक्षा के क्या हालात है, कितने पद खाली पड़े हैं और ट्राइबल के क्या हाल है, मारवाड़ के, हाड़ौती के, शेखावटी के क्या हाल, किस कुछ नहीं पता इनको। इनको सिर्फ मीडिया के सामने 2-4 बयान देके और बने रहना है। तो ऐसे आपको टीआरपी नहीं मिलेगी, ऐसे जनता आपको मानेगी नहीं। हनुमान बेनीवाल अक्सर अपने बयानों में कहते रहते हैं कि 2028 मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव है, जनता मेरा साथ दे दे तो मैं तस्वीर बदल दूंगा राजस्थान की, राजस्थान से 2 घंटे में भ्रष्टाचार मुक्त बना दूंगा। क्या वाकई में हनुमान बेनीवाल 2028 में आखिरी चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, नेताजी का संघर्ष लंबा रहा है। नेताजी इतने सालों से जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, धरातल पे लड़ रहे हैं, पीड़ित शोषित की आवाज़ बन के सड़क से लेके सदन तक लड़ रहे हैं। तो नेताजी की जेन में ये है कि 28 में मजबूती से चुनाव लड़ें ताकि जनता का भला हो, कलम की ताकत आए, किसान का बेटा सर्वोच्च पद पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, तो किसान, जवान, पीड़ित, शोषित और अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के हक अधिकारों को हनन नहीं हो, उनके लिए लड़ाई लड़े और उनका भला हो। आज किसान कर्जे के बोझ में दब रहा है, किस प्रकार से हमारे एससी एसटी के भाइयों के ऊपर शोषण हो रहा है,
क्या हालात हो रखे हैं राजस्थान में, आए दिन रेप की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं, माफिया पनप रहा है। पेपर माफिया के खिलाफ हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी, बजरी माफिया के, भू माफिया के, अलग अलग तरह के माफियाओं के खिलाफ किसी ने राजस्थान में लड़ाई लड़ी, तो वो शख्स थे हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल जी बार बार ये जनता को समझा रहे हैं, क्योंकि जनता जल्दी भूल जाती है संघर्ष को। इसलिए नेताजी के जैन में ये दुख और तकलीफ, और वो हमेशा बोलता है कि मैं मजबूती से पिछले 30 साल, 25 साल, 30 साल हो गए मेरे को लड़ते हुए, अब आपको सोचना चाहिए। और जनता जरूर सोचेगी, क्योंकि जनता का जो प्यार प्रेम अभी मिल रहा है, तो उसे निश्चित रूप से 2028 के अंदर जो है आरएलपी का भविष्य सुनहरा और अच्छा होगा। किसान जवान की सरकार बनेगी और उस सरकार ही भला कर सकती है। तो नेताजी जब उस जगह पे पहुंचेंगे तभी भला करेंगे। आज बिना पावर में, बिना कुछ, आज एक खुद सांसद है, लेकिन जहां पे भी राजस्थान में हक अधिकार की लड़ाई आती है तो नेताजी को सबसे पहले पुकारा जाता हो। चाहे भाई शंकर मीणा की हत्या हो, चाहे मूक बधिर बालिका के बलात्कार का मामला हो अलवर में, चाहे लवली कंडारा हत्याकांड हो, चाहे एक आर्मी के शहीद को शहादत का दर्जा दिलाने का मामला हो, हर जगह हनुमान बेनीवाल जी की पुकार है। तो मैं तो सब उन लोगों से निवेदन करूंगा, आम राजस्थान की जनता से, जवान से, किसान से, कि ऐसे नेता को और मजबूती प्रदान करें। बीजेपी की महिला मोर्चा की सदस्य किरण शेखावत का एक बयान वायरल हुआ था, जिन्होंने कहा था कि हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करता हूं, लेकिन जब वो निकलते हैं, इतना बड़ा काफिला होता है, इतनी बड़ी रैली होती है, उतना फंड कहाँ से आता है हनुमान बेनीवाल के पास? ऐसा बीजेपी की महिला महिला मोर्चा की जो सदस्य किरण शेखावत का कहना है। देखिए, बीजेपी के अंदर ये सब डम्मी लोग आए हुए हैं। अब महिला मोर्चा में जैसे राखी राठौड़ जी ने बोला था, चाहे और किसी का नाम ले रहे हो, वो उन्होंने बोला है, ये सब अनर्गल बातें हैं। मैं उनको कहूंगा कि आप एक दिन का समय, कोई भी बीजेपी का नेता है, हनुमान बेनीवाल जी के काफिले में चल के देखें। किसान जवान के बेटे अपने अपने पैसों से डीजल भरा के और नेताजी के साथ घूमते हैं। ये अभी से नहीं, यूनिवर्सिटी से लेके आज 2026 चल रहा है, 94 95 से लेके और 2026 तक हमेशा किसान जवान पीड़ित शोषित जो थे, और जो जो जवान नेताजी के साथ चल रहे हैं, वो अपने अपने खर्चे से, अपने अपनी गाड़ियों से चल रहे हैं। निश्चित रूप से ये आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे आरोप लगाने से, बेबुनियाद आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। कि हनुमान जी हमेशा है ना, राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आरएलपी पार्टी ने कभी किसी फंड की कहीं से कोई मांग की हो, किसी से लिया हो, तो आप सार्वजनिक बताएं। ऐसे आरोप लगाने से नहीं होता। और ये नए नए जो पार्टी के अंदर जो मोर्चों में आए हुए हैं, उनको खुद को ही नहीं पता, खुद की पार्टी का नहीं पता। कल आपने देखा नहीं, महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है, आप महिलाओं के हक अधिकार की बात करते हो, और उनका प्रदेशाध्यक्ष रोड पे किस प्रकार से फां फूं करते हुए नजर आया, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूँ। अरे आप अपनी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानते हो, तो मैं तो महिला मोर्चा वालों को उनको कहूंगा कि आप पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष को तो संभाल लें। हनुमान बेनीवाल जी के लिए तो आप बाद में बात करना, पहले आप अपने जो अंदर जो चल रहा है ना, उस कुनबे को संभालें। आप इतने बड़े लीडर, इतने बड़े देश और प्रदेश के नेता नहीं है कि आप हनुमान बेनीवाल जी से कंपेयर करके उनके बराबर, आपको टीआरपी लेनी है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है, तो आप बोल सकते हो, क्योंकि बोलने की सबको स्वतंत्रता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी का अपना जनाधार है, और जनाधार के संघर्षशील उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता हैं आज की तारीख में। क्या लगता है कि राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल एक सुपर पावर की तरफ नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस क्या उनको कमजोर करना चाहती है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल जब खड़े होते हैं तो एक काफिला लेकर चलते हैं, और जो काम नहीं हो पाता है वो भी हनुमान बेनीवाल करके दिखा देते हैं। ऐसा हमने देखा भी। देखिए, बेदाग ईमानदार नेता होता है संघर्षशील, तो हमेशा जनता साथ देती है, लोग साथ देते हैं, अधिकारी डरते हैं, सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखते हैं। चाहे वो संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो। यूपी के अंदर आपने देखा नहीं होगा किस प्रकार से एक मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम था, उसके अंदर नेताजी गए, और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने, भ्रष्ट भाजपा के लोगों ने कुछ जो है, जिस प्रकार से महाराजा सूरजमल की मूर्ति के ऊपर नाम हटाने की कोशिश की, लेकिन एक ललकार के बाद में सारा व्यवस्थित वापिस हो गया। ये उनकी ताकत है, ये ताकत, क्योंकि उनकी बेबाक और ईमानदारी और मजबूती और जनता का साथ, इसलिए वो हमेशा हमेशा संघर्ष करते हुए नजर आते हैं रोडों पे। तो मैं तो यही कहूंगा, जनता से पुनः अपील करूंगा कि हमें ऐसे नेता को मजबूती देनी है। बाकी रही बात भाजपा के क्या हालात है, भाजपा कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार वाला जैसे ही भाजपा में आता है साफ हो जाता है। क्या हालात किया इन्होंने, आप पार्टी के देखो, आप दिल्ली के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। और वो इनका इनका काम ये है कि कांग्रेस के अंदर बैठे हुए भ्रष्ट नेताओं को धीरे धीरे काम में लो,
ज़्यादा कुछ करे तो उनको जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भेज के और भाजपा में शामिल कर दो, ताकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में। लेकिन राजस्थान के अंदर तीसरा मोर्चा जो है हनुमान बेनीवाल जी, इनसे दबने वाले नहीं है। मजबूती से राजस्थान के अंदर हर मुद्दे पे यदि कोई लड़ते हुए अपोजिशन की भूमिका निभा रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल जी के सिपाही हैं। आपने दिल्ली की बात करी कि जो आम आदमी पार्टी के सदस्य राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्या राजस्थान में ऐसी स्थिति बनेगी कि आरएलपी के किसी कार्यकर्ता को डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल करवा लिया जाए? देखिए, पहली बात तो आरएलपी का कार्यकर्ता ना डरने वाला ना धमका, जो डरने वाले थे वो तो जा चुके हैं। जिनके अंदर डर था ना वो तो भाग गए। अब ये सब बिना डर वाले हैं। जो अभी हमारे पार्टी के अंदर जो है ना मेंबर, सारे बिना डर वाले हैं, सारे संघर्षशील हैं और सारे मजबूत लड़ाके हैं। हनुमान बेनीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हैं। और बीजेपी के हमेशा से ये रहा है, पीछे से वार करना, लोगों को गुमराह करना, डराना, धमकाना। तो राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान में तो अब मेरे को लग रहा है कि जो जिस प्रकार मदन राठौड़ जी की हरकतें हैं, वो और जो दूसरे वाले जो तौलिए वाले भाई साहब जो तौलिया घुमाने वाले, इनको जाने का समय आ गया अब। आपने कहा भी जो सदस्य, वो जो डरपोक सदस्य थे वो आरएलपी छोड़ के भाग गए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप ही की पार्टी के सदस्य थे पहले, जिन्होंने छोड़कर बीजेपी के दामन थामा और रिश्वत कांड में पकड़े गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, भाजपा का ये हमेशा से रहा है कि यदि उधर आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचारी है या कहीं न कहीं कोई आरोप है, वो तो भाजपा कहती है हमारे पास ऐसी मशीन है, आप आओ, साफ-सुथरे बाहर निकलो और बैठो आराम से बीजेपी में घूमो, कोई दिक्कत नहीं। और बीजेपी में तो 40% वाले भी बैठे हैं। जिन्होंने 40% का खुला भ्रष्टाचार किया वो भी बैठे हैं। 2000 करोड़ के घोटाले किए वो भी बैठे हैं। सामने ये कुछ कार्रवाई कर नहीं रहे। मिड डे मील के घोटाले हो, चाहे परिवहन घोटाले हो, इतने बड़े-बड़े घोटाले हैं। कालीन चोरी का घोटाला हो, इतने घोटाले पड़े राजस्थान के अंदर। कांग्रेस, बीजेपी एक दूसरे के ऊपर पर्दा डालने का काम कर रही है। इन घोटालों को कोई उजागर नहीं कर रहा है, क्योंकि राजस्थान की जनता का पैसा है। इन्होंने भ्रष्टाचार में दोनों ने मिलके राजस्थान को लूटा है। आज हालात ये है, आज़ादी के 75-76 साल बाद पीने का पानी नहीं है। इस गर्मी के अंदर 1000 रुपए का टैंकर जो है आम गरीब को डलवाना पड़ रहा है 1000 रुपए दे के। चलने के लिए सड़क नहीं है। आज भी राजस्थान के अंदर इतने घरेलू कनेक्शनों की फाइलें पेंडिंग पड़ी है। आप बताओ, घरेलू कनेक्शन, एक बल्ब जलाने के लिए राजस्थान की जनता तरस रही है। कह रहे हैं कि हमारे वो योजना बंद हो गई, हम कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। 5 का क्लब नहीं है, हम कनेक्शन नहीं दे सकते। आप बताओ, इस प्रकार के बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम ये कर देंगे वो। अरे भाई, बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी नहीं मिल रही राजस्थान में। तो हालात ये है, तो आप कहाँ बात कर रहे हो बुलेट ट्रेन की, डिजिटल इंडिया की और चांद तारे तोड़ने की? अभी तो आप हमें तो पीने का पानी, चलने के लिए सड़क और बच्चों के लिए शिक्षा, ठीक है, ये मूलभूत सुविधाओं का आप वो विकास कर दो, जिससे कि आम जनता का भला हो, वो ही नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी भ्रष्टाचार की एक दूसरे की पूरक पार्टियां हैं। अभी कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा लगातार अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति पर सरकार काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, आखिरी जड़ तक उखाड़ लाएंगे। क्या लगता है कि राजस्थान में भी भ्रष्टाचार पनपा हुआ है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता? देखिए, भ्रष्टाचार खत्म, भजनलाल जी तो नए हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। उनको जेडीए और आबकारी में अंतर नहीं पता, उनको पीएचडी पीडब्ल्यूडी का नहीं है, तो वो नहीं कर पाएंगे। देखो, उनको उनको सिर्फ घूमना है, कहीं फीता काटना हो, कहीं कुछ, वो पता नहीं क्या बोलते क्या बोल जाते हैं। तो वो तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री अब बोल सकते हैं, उनके पास अधिकार है, संवैधानिक कुर्सी पे है। लेकिन भ्रष्टाचार ऐसे खत्म नहीं होता है। भ्रष्टाचार जब खत्म होता है कि जिस डिपार्टमेंट, आपने देखा होगा कि नए नए बने थे तो भी 1-2 थाने में गए थे वो। उसके बाद में क्या हुआ उन थानों का? क्या हुआ पुलिसिंग का? जो राजस्थान में मर्डर हुए उनका क्या हुआ? जो चोरी डकैतियां हुई उनका क्या हुआ? किस प्रकार से खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। आज की तारीख में आप, है ना, मैं तो कह रहा हूँ, मीडिया वालों को भी कहता हूँ कि आप जाकर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए खुले में पैसे लेते हैं। ये इन्होंने एक सेल बना रखी है, जो सेल पैसे लेने का ही काम करती है। तो आप बताओ कि भ्रष्टाचार खत्म कहाँ किया? और उनके समझ में आएंगे नहीं साहब, क्योंकि जो जो आराम से सरपंचाई करने की कोशिश कर रहे थे, सीधे सीएम बन गए। उनकी गलती नहीं है ना, मैं उनकी गलती कह रहा हूँ, वो माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो भ्रष्टाचार ऐसे खत्म नहीं होगा। आपने देखा होगा किस प्रकार से कृषि मंत्रालय में 4 फैक्ट्रियां 6 फैक्ट्रियों पे कार्रवाई हुई थी डुप्लीकेट खाद के लिए।
किसानों ने उस टाइम लाठियां खाई थी खाद खरीदने के लिए, उसके बाद में खत्म मामला। आज रसोई गैस के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। गैस की किल्लत के अंदर हालत खराब है लोगों की। डीजल 100 पार हो गया, जहां मर्जी से दाम बढ़ा रहे हैं। महंगाई है ना इतनी चरम पे चली गई कि लोगों की हालत खराब है। किसान कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है, आत्महत्याएं कर रहे हैं। जो रिपोर्ट है उस अनुसार एवरेज जो है पिछले सालों में 30 किसान हिंदुस्तान के अंदर पर डे, 30 किसान पर डे सुसाइड करते हैं। ये डाटा कोई बताएगी क्या कांग्रेस बीजेपी वाले? 30 किसान रोज के मर रहे हैं सुसाइड करके पूरे भारत में, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है इस चीज को लेके। सरकार मगरमच्छों को पकड़ने की बात करते हैं, लेकिन वही पेपर लीक के जो मगरमच्छ है जमानत पर बाहर घूम रहे, क्या एक बड़ा मैसेज सरकार युवाओं को देगी या फिर युवाओं की ऐसे ही उम्मीदें तोड़ती रहेंगी सरकारें? देखिए, सरकार ने यहाँ की मुंह की खाली डबल बेंच में। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है माननीय कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे, कि युवाओं के साथ न्याय होगा। जिस प्रकार से पेपर आग की तरह फैला था, सबके पास गया था, जो खरीद फरोख्त हुई थी, जो भ्रष्टाचारी थे वो सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं था, और भ्रष्टाचारी है वो जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत करके बाहर आ गए, बाहर घूम रहे हैं आराम से, और बीजेपी के कार्यालय में चाय पी रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ चाय कॉफी पी रहे हैं। जो भ्रष्टाचार पेपर के अंदर जो लिप्त थे वो तो बीजेपी कार्यालय में घूम रहे हैं, कार्यालय में चाय पी रहे हैं नेताओं के साथ। तो बताओ भ्रष्टाचार खत्म कहाँ से होगा? और ये नहीं चाहते हैं युवाओं के साथ न्याय हो। सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं थी। ये तो हनुमान बेनीवाल जी और युवाओं का और हम लोगों का संघर्ष था कि यहाँ तक पहुंचे, नहीं तो ये तो पर्दा डालने का काम कर रहे थे। जो नेताओं के अपने रिश्तेदार, नेताओं के साथ घूमने वाले, नेताओं के पारिवारिक लोग इस भर्ती के अंदर इन्वॉल्व थे, और वो फर्जी थानेदार बने थे, और वो फर्जी थानेदार एक्सपोज हो गए। हमने आंदोलन किया, संघर्ष किया, तब जाके कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने संज्ञान लिया। अब देखो, हमें तो विश्वास है आगे सुप्रीम कोर्ट पे भी कि जरूर न्याय होगा। हनुमान बेनीवाल अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि सचिन पायलट संघर्ष का वक्त आता है तो बाहर नहीं निकलते, शायद उनका गोरा रंग काला पड़ जाएगा। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान आते हैं, टोंक दौरे पर जाते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट को बहरूपिया करार दिया। क्या लगता है कि अब सिर्फ बयानबाजी चर्चा में रहने के लिए की जाती है या फिर धरातल पर भी काम भी किया जा सकता है? देखिए, ये राधा मोहन जी क्या है, मेरे को लग रहा है ये भी कहीं न कहीं इनका भी दिमाग है ना सटक गया। इनको भी इलाज की ज़रूरत है। पहले भी ये राजस्थान में भाग के गए थे यहाँ से, और ये फिर कहीं न कहीं कोई जो है इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करेंगे, तो कोई न कोई सबक सिखाएगा। इस जगह पे इस प्रकार से नेतागिरी में आप है ना, इस प्रकार के शब्द काम में ले रहे हो, आपको थोड़ी बहुत ही शर्म नहीं बची? आप रोडों पे संघर्ष कर नहीं सकते हो, जनता का भला नहीं कर सकते हो, तो बयानबाजी क्यों कर रहे हो? जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो आओ, माला पहनो और चले जाओ। तो इनका कोई वो वजूद नहीं है, ना जनाधार है, ना लोग इनको मानती है। आज राजस्थान में पूछ लो आम जनता को जाके आप गांव ढाणी में कि कौन है ये राधा मोहन दास, तो वो कह देंगे हमें नहीं पता, कोई किराने की दुकान वाला होगा, हमें नहीं पता, कोई मंडी में कोई काम करता होगा। ये हालात है इनके, इनको कोई नहीं जानता। राजस्थान में इनका कोई जनाधार नहीं है। बस अब आखिरी मेरा सवाल है, आरएलपी पार्टी 2028 में राजस्थान की क्या पश्चिमी राजस्थान के अलावा पूर्वी राजस्थान में भी अपनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी? पूरी 200 सीटों पे लड़ेगी आरएलपी पार्टी। थर्ड फ्रंट पूरे राजस्थान के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ेगा। जनाधार हर, आपने देखा होगा पिछले दिनों प्रोग्राम भरतपुर के, अलवर के अंदर नेताजी का प्रोग्राम, भरतपुर के अंदर लोगों का बिल्कुल, अब इस बार लोग है ना बिल्कुल टूट पड़ेंगे थर्ड फ्रंट में, क्योंकि लोग अब इन लोगों से तंग हो गए, इनके झूठे वादों से परेशान हो गए। लोगों को चाहिए कि काम करने वाला नेता, धरातल पे काम करने वाला नेता, और वो नेता राजस्थान में कोई है तो वो हनुमान बेनीवाल जी है। तो ये थे मेरे साथ आरएलपी पार्टी के सरवन चौधरी, जिन्होंने बेबाक तरीके से राजस्थान के मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 2028 के चुनाव में आरएलपी पार्टी प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। मेरा कैमरामैन सहयोगी सचिन यादव के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।